हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जीएसटी क्लासेस में हम बात करेंगे बेसिकली जो जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, लाइक जीएसटी में गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विसेज का क्या मतलब होगा, इनपुट का क्या मतलब होगा, कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है। तो आज की क्लास में हम बेसिकली इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जीएसटी ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। इन केस आप जीएसटी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली जो जीएसटी टैक्स लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो अब बात आती है कि गुड्स किसको बोलते हैं एंड सर्विसेज क्या होगा। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में गुड्स की डेफिनेशन पे कि अकॉर्डिंग टू जीएसटी गुड्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ दो बात नोट करने की है। एवरी काइंड मीन्स किसी भी टाइप की हो, एंड सेकंड है मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो मूवेबल होगा उसी को हम गुड्स कहेंगे। मूवेबल का मतलब होता है जिस भी आइटम को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बिना उसको सब्सटेंशियली डैमेज किए। जैसे ये पेन हो गया, तो इस पेन को मैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ, तो ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो आपको अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो आपका मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, तो इस टाइप के आइटम मूवेबल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। तो ये इस टाइप के मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हो। बट इस डेफिनेशन में यहाँ कुछ आइटम को एक्सक्लूड किया है, मीन्स दो आइटम है जिनको एक्सक्लूड किया है एंड कुछ आइटम को इंक्लूड किया है। तो ये 3 आइटम्स हैं, इनको इंक्लूड किया है। तो जो एक्सक्लूड किए हैं वो है मनी। मनी मीन्स अपना INR, USD, यूरो, इस टाइप से जो भी होगा वो हमारी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड सिक्योरिटीज भी हमारी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिक्योरिटीज का मतलब देखो ये होता है शेयर्स हो गया, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। तो इस टाइप से जो भी शेयर जनरली मतलब ये सब शेयर मार्केट पे ट्रेड करते हैं, तो सिक्योरिटीज भी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगी। बट यहाँ पे कुछ आइटम को इंक्लूड किया गया है, जैसे ऑक्शनेबल क्लेम। ये मतलब होता है आपकी जो कुछ फ्यूचर कमिटमेंट्स होती हैं उनको भी हम गुड्स की कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। सेकंड है ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब ये हो गया जो भी हमारा फील्ड होता है, खेत, उसमें बेसिकली कुछ क्रॉप्स होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, तो उनको भी हम बेसिकली गुड्स मानेंगे, ठीक है। एंड थर्ड हो गया ग्रास, ठीक है, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब जो चीज़ें लैंड का पार्ट है या लैंड से अटैच्ड है, ठीक है। बट उसमें कंडीशन है विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड, ये इंपॉर्टेंट थी, बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मीन्स ये ऐसे थिंग्स मतलब आइटम की बात कर रहे हैं जो लैंड से तो अटैच है बट उनका पहले ही एक एग्रीमेंट हो चुका है उनके रिगार्डिंग कि जो उन सब आइटम को हम बेसिकली डिसमेंटल या सीवियर्ड करके सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो लेट सपोज जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एंड बिल्डिंग वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकती है। तो लेट सपोज मैंने किसी से कांटेक्ट किया कि इस बिल्डिंग का जो भी मटेरियल होगा टूटने के बाद वो आप मुझे सेल कर देना। तो इट मीन्स उस बिल्डिंग को मैंने पहले ही एग्री कर लिया कि आप इसको सीवियर्ड करोगे, मीन्स डेमोलिश करोगे, एंड इससे जो भी मटेरियल मतलब आएगा वो मुझे सेल कर दोगे। तो इट मीन्स जो मैं सेल करूँगा या परचेज करूँगा वो बेसिकली मूवेबल फॉर्म में कर रहा हूँ। तो इट मीन्स ये भी गुड्स माना जाएगा अगर पहले ही एग्री हो गया है। अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ एज इट इज़ तो उस केस में तो वो इमूवेबल ही रहेगी, ठीक है। एंड अगर दूसरा एग्जांपल दूँ तो जैसे लेट सपोज कि आपको अपने घर में वैसे कोई पत्थर लगवाना है, ठीक है, एंड वैसे तो जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन, वो इमूवेबल होते हैं क्योंकि उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। बट अगर किसी से आपने पहले ही एग्री कर लिया है कि हमें कुछ पत्थर चाहिए एंड वो बंदा जाके वहाँ से पत्थर तोड़ के आपको सेल करता है, तो उस केस में वो बेसिकली गुड्स की कैटेगरी में आएगा। एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स का मतलब मूवेबल होना मैंडेटरी है। कोई आइटम मूवेबल होगा तभी गुड्स होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको पत्थर वाला, उसमें वो जो मुझे बेसिकली पत्थर तोड़ के देगा वो मूवेबल फॉर्म में हो गए ना,
एंड तो ये गुड्स की कैटेगरी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं जी पहाड़ तो बेसिकली इमूवेबल है क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो इसके जो भी हमने तोड़ के निकाला वो भी इमूवेबल होगा, ऐसे नहीं। अगर हमने कुछ उसको डिसमेंटल कर दिया है, सीवियर्ड कर दिया है, तो उस कैटेगरी में अगर हम उस प्रोडक्ट को मूव कर सकते हैं आइटम को, तो वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये गुड्स की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू लॉ। एक बेसिकली माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है कि गुड्स का हो गया या दूसरी मतलब आप जीएसटी में पढ़ेंगे लाइक सर्विसेज, टैक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब की डेफिनेशन क्यों दी जाती है। तो इसका देखिए मेन पर्पस ये होता है कि लॉ मेकर ये चाहते हैं कि कल को ऐसा नहीं हो छोटी छोटी बात पर डिस्प्यूट हो एंड फिर वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कोर्ट में जाए एंड कोर्ट का टाइम अननेसेसरी खर्च हो। तो जो भी सिंपल चीज़ें हैं वो पहले ही लॉ में डिफाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है क्लियरिटी पहले ही रहती है कि क्या टैक्स लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, किन पे लगेगा। तो इसलिए लॉ में हर चीज़ को डिफाइन किया होता है, ठीक है। वैसे तो गुड्स एक जनरल टर्म है, बट स्पेशली जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो गुड्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग। एंड देखिए मे बी पॉसिबल इंडिया में बहुत सारे मतलब एक्ट्स हैं, मे बी मतलब 1000+ होंगे, तो हो सकता है दूसरे एक्टों में भी गुड्स की डेफिनेशन लिखी हो, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम जीएसटी पढ़ते हैं तो गुड्स की डेफिनेशन हमें जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ही पढ़नी होगी, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल डिफरेंट एक्ट्स में गुड्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो सीजीएसटी में जो लिखा है, जीएसटी लॉ में जो लिखा है, वो जीएसटी ऑफिसर पर बाइंड होता है, ठीक है। तो हमें जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ही पढ़नी होती है। तो मैंने जो भी समझा रहा हूँ आपको जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए इससे पहले मैंने आपको समझाया गुड्स जिसमें आ रहा था एक वर्ड मूवेबल, एंड यहाँ पे वर्ड आ रहा है इमूवेबल, ठीक है। तो अभी मैं समझाऊंगा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी अपना जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं है, तो इसलिए जो जनरल क्लॉज एक्ट है हमने उससे डेफिनेशन ली है। तो ये बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड, ठीक है, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। ये बोल रहा है, देखिए एक तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है इंक्लूड, इट मीन्स ये डेफिनेशन कुछ आइटम इंक्लूड कर रही है, बट इस तक ये लिमिटेड नहीं है। मे बी इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत कुछ और आ जाए इन 3 आइटम्स के अलावा भी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमें समझाने के लिए कुछ ब्रीफ किया गया है। तो देखिए एक तो बोला है लैंड, जो भी हमारी लैंड होगी वो इमूवेबल कैटेगरी में आएगी, इमूवेबल बोलेंगे, ठीक है। एंड दूसरा है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड, अगर हमें कोई लैंड से बेनिफिट्स मिल रहा है तो उसको भी बेसिकली हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बोलेंगे। एंड थर्ड है थिंग्स अटैच टू द अर्थ, कोई भी आइटम अगर अर्थ अपनी जमीन से अटैच्ड है तो उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, या परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो परमानेंटली अर्थ से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई आइटम बेसिकली लगा हुआ है परमानेंटली, तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी। देखिए जनरली इमूवेबल का मतलब होता है जिस भी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते वो इमूवेबल होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये डेफिनेशन थोड़ा ब्रीफ करने के लिए दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली सर्विसेज किसको बोलते हैं जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन, ठीक है। तो इसका मतलब सर्विस का मतलब कुछ भी होगा सर्विस कहलाएगी, बट इन 3 आइटम को छोड़ के। कौन कौन से? अगर कोई गुड्स है, अगर किसी आइटम को हम गुड्स बोलेंगे तो वो सर्विस नहीं हो सकता। मनी हो गया एंड सिक्योरिटीज, तो इन 3 को छोड़ के सभी चीज़ सर्विस की कैटेगरी में आएंगी। इसको अगर देखिए मैं इजी करूँ आपके लिए, तो ये सेक्शन बोलता है कि सपोज कोई भी आइटम हम ले लेते हैं जस्ट टू चेक कि ये सर्विस है या नहीं है। लेट सपोज मैं इस पेन को ही ले लेता हूँ, तो जब मैं गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में जाऊँगा तो मैं देखूंगा कि ये गुड्स की कैटेगरी में आ रही है या फिर सर्विस की कैटेगरी में कवर हो रही है। तो जब हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा होता है एनीथिंग विच इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इट मीन्स ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो गुड्स है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई आइटम गुड्स की कैटेगरी में फॉल कर गया तो वो सर्विस नहीं है, ठीक है। तो सर्विस मीन्स अदर देन गुड्स and money and securities, but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode
फ्रॉम वन करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे मनी को एक्सक्लूड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है, लेट सपोज कि हम जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है 50-50 की गड्डी चाहिए तो वो ऊपर से कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करता है एज ए फी, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर कोई भी इस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, लाइक आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है, कैश में या अदर मोड में हो गया, या फिर आपका डिनोमिनेशन में आप एक्सचेंज कर रहे हो एंड उसके लिए एक सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो ये मस्त है कि उस मनी से रिलेटेड जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसको सर्विस मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मनी का नाम आते ही मनी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज सर्विस नहीं होगी। तो यहाँ स्पेशली बताया गया है इन केस हम मनी में डील कर रहे हैं रिगार्डिंग अपना कन्वर्जन हो गया या डिनोमिनेशन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं जिसमें हम सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं, कोई फीस ले रहे हैं, तो उस केस में उसको सर्विस की कैटेगरी में माना जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फॉर द रिमूवेबल ऑफ द डाउट्स इट इज hereby clarified that the expression services include facilitating और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक तरीके से इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू लोगों को क्लियर किया जा रहा है कि जैसे हमने यहाँ सर्विस की डेफिनेशन से सिक्योरिटीज को हटा दिया, बट यहाँ एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये क्लियर कर दिया गया है कि सर्विस में अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड हम फैसिलिटेशन दे रहे हैं, कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन का, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई हम फीस चार्ज कर रहे हैं तो उसको सर्विस की कैटेगरी में आएगा, बेसिकली वो ट्रांजैक्शन सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसा आपने देखा होगा शेयर मार्केट पे जब हम ट्रेड करते हैं तो जो ब्रोकर होते हैं लाइक ज़ीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया, एंजल ब्रोकिंग, तो ये अपना कुछ एज ए कमीशन चार्ज करते हैं। किस लिए करते हैं? आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं या कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो इस रिगार्डिंग लॉ में क्लियर कर दिया है कि उसको बेसिकली हम सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। इस स्लाइड में मैं बेसिकली बात करूंगा कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं? देखिए ऑलरेडी मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन बता कर चुका हूँ कि जीएसटी में गुड्स किसको बोलते हैं, बट यहाँ पे एक अलग वर्ड ऐड हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल गुड्स देखिए का मतलब होता है गुड्स, मतलब गुड्स की ही बात कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of the business। तो यहाँ ये बोल रहा है कैपिटल गुड्स का मतलब गुड्स ही है, बट एक चीज़ है कि उस गुड्स को बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया गया है उस पर्सन की जो उन पे आईटीसी क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कोई भी गुड्स जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया गया है उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अब कैपिटलाइज करने के रूल अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसमें दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी हमने लॉ के अकॉर्डिंग गुड्स को कैपिटलाइज किया है तो उनको फिर हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स कैपिटल गुड्स का मतलब ये हो गया जिस भी गुड्स को हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर लिया उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ। अब मैं आपको बताऊंगा लॉ में इनपुट किसको बोलते हैं। इनपुट मींस एनी गुड्स, मतलब कोई सी भी अपनी गुड्स हो, एंड गुड्स की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, एंड कैपिटल गुड्स की भी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो गुड्स का मतलब हो गया कोई भी गुड्स, बट वो कैपिटल गुड्स नहीं होनी चाहिए। यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय ए सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखिए इनपुट का मतलब ये बोल रहा है कोई सी भी गुड्स हो बट वो कैपिटल गुड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारे हमारे इनपुट कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन है या तो वो यूज़ कर ली गई हैं गुड्स या हमारी इंटेंशन है कि उसको यूज़ किया जाएगा, टू बी यूज, इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा बाय ए सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में उस गुड्स को या तो यूज़ कर लिया गया है या इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा, यूज़ करने की हमारी इंटेंशन है, तो उन गुड्स को बेसिकली हम इनपुट बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है एग्रीगेट टर्नओवर। देखिए अभी तो मे बी पॉसिबल आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो कि ये सब वर्ड्स
क्यों हमें इतना डिटेल में बताए जा रहे हैं। बट जब आप एडवांस पढ़ेंगे तब एक एक वर्ड का अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो उसकी तैयारी हम अभी से ही करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलेंगे। देखिए लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, मीन्स ये बोल रहा है आप वैल्यू को टोटल कर लो, एग्रीगेट कर लो किस किस का, all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge। मीन्स ये बोल रहा है जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, मीन्स जो भी आप सेल करते हो जिस पे आप टैक्स पे करते हो, उन सबको ऐड कर लो, ठीक है, अदर देन सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज इज पेएबल। सेकेंड बोल रहा है जो भी आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो आप ऐड कर लो। एंड देखिए जो एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है उसमें बेसिकली जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो इसका मतलब कोई ऐसे आइटम जिस पे जीएसटी नहीं भी लग रहा उसको हम एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो इट मीन्स जिस पे हम टैक्स पे कर रहे हैं वो भी ऐड करनी है, जिस पे जीएसटी लगता भी नहीं है या गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में ऐड कर रहे हैं। थर्ड हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर हमारा कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है उसको भी हम ऐड करेंगे। फोर्थ हमारा हो गया इंटर स्टेट सप्लाईज। देखिए मैं इंटर स्टेट वर्ड को ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ अपनी क्लास में। तो इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि अगर कोई पर्सन है उसने अपने डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट स्टेट में या एक ही स्टेट में खोली हुई हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए उसको सभी ब्रांचेस का जो भी टैक्सेबल सप्लाईज है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, एक्सपोर्ट हो गया अपना गुड्स का सर्विसेज का, या इंटर स्टेट सप्लाईज अगर वो कोई कर रहा है तो वो सबको ऐड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांच को हटा देगा, वो जो भी ब्रांच है वो सबका टोटल उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, पैन वाइज। बट एक्सक्लूड ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो हम बता रहे थे कि इन आइटम को ऐड करेंगे टर्नओवर का टोटल करने के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर का। बट कुछ आइटम है जिसको हम हटा देंगे, क्या क्या है, अपना सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। अगर ये कोई सेस हैं जो आप ऐड कर रहे हो ये सब वैल्यूज, उनमें से इन वैल्यूज को हटा देंगे, ठीक है। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेसेस, तो जो भी वैल्यूज आएगी टोटल वो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्लियरिटी दूँ आपको, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी हम एग्रीगेट टर्नओवर मानते हैं। एंड लॉ में लेट सपोज लिखा हुआ है अगर किसी का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख क्रॉस होगा तो उसको जीएसटी लेना पड़ेगा। एंड लेट सपोज कोई किसान है, ठीक है, या लेट सपोज कोई भी पर्सन है उसका 19,50,000 ऐसा सेल है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उसने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। पर लेट सपोज उसने 50,000 से ऊपर मीन 60,000 की ऐसी सप्लाई दी जिस पे जीएसटी लगता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ जब ये अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी चेक करेगा 20 लाख वाली, तो इसको 19,50,000 भी ऐड करना पड़ेगा और ये 60,000 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 20,10,000 इसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो बस 60,000 रुपये ही हमने सेल की है, बाकी का हमारा बिना जीएसटी वाली सेल है। तो लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर का ये इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इवन इसका जो टैक्सेबल सप्लाईज है वो कम है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उनको मे बी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाए।